BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क और आज है डे 7 और आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? तो थोड़ा सा थ्योरी देख लो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो कहेंगे ए सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिंपल मेथड ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। सीधा सीधे समझो, अकाउंट्स बनाने का सबसे आसान मेथड क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। और इसे हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम की तरह यह कम्प्लेक्स नहीं होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, एकदम आसान है। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको दो साइड हम लोग दिखाते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। सीधा सीधी कह लो, सिंगल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का यूज नहीं होता है और ये बहुत ही आसान सिस्टम है। यानी कि इसमें ट्रांजैक्शन के केवल कुछ एस्पेक्ट्स को ही कवर करता है। कुछ मेन रूप से जो मेन अकाउंट्स होता है, जैसे पर्सनल अकाउंट, कहीं कहीं पे सब्सिडरी बुक, तो ये सारा मेंटेन होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो जो छोटे स्केल के बिजनेस है वहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेस या कंपनीज में सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया जा सकता। वहाँ पे कौन सा सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि ट्रांजैक्शंस को हम लोग दो एस्पेक्ट्स में दिखाते हैं। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट्स में नहीं दिखाते हैं, मतलब कि वहाँ डेबिट और क्रेडिट का यूज नहीं होता है। नो डेबिट नो क्रेडिट, ये हम किस में करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम में। इसका कुछ फीचर्स देख लो। सिंगल एंट्री सिस्टम का फीचर्स क्या है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन का केवल वन साइड रिकॉर्ड होता है, या कुछ मेन अकाउंट्स, मेन ट्रांजैक्शन पे, मेन अकाउंट्स पे ही फोकस करते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट मेंटेन करेगा, कहीं कहीं पे कैश बुक मेंटेन होगा, कहीं कहीं पे कुछ सब्सिडरी बुक जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब मेंटेन होते हैं। वो डबल एंट्री सिस्टम की तरह कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। सिंपल मेथड है, मतलब कि इसके लिए आपको अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं भी रहे फिर भी आप सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम से जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड में मिलता है। मतलब कि आप चाहते हो कि पूरा बिजनेस को सिंगल एंट्री सिस्टम से जो अकाउंट्स बनाए हैं उससे हम पूरे बिजनेस को एनालाइज कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। और स्मॉलर बिजनेस जो होता है, मतलब छोटे छोटे बिजनेस है या ऐसे बिजनेस जो कैश बेसिस पे काम करते हैं, या पर्सनल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली अकाउंट्स आपका सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। प्रोफेशनली या प्रोफेशन वाइज हम लोग कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। कुछ इसका डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज ही एडवांटेज है। इसमें एक्यूरेसी नहीं होता है, मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस है, यानी कि प्रॉफिट लॉस निकाले या बैलेंस शीट है, वो आपका एक्यूरेट नहीं माना जाता है। इसमें कोई चेक करने का, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने का कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है। और इसका जो फाइनल अकाउंट है वो रिलायबल नहीं होता है। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, ये आपका जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है या ये जो भी प्रॉफिट बता रहा है, और वो क्या है, वो लिमिटेड में बताता है, मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है वो रिलायबल नहीं होता है। तो चलो अब इसका आंसर दे दो। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब वन एंट्री फॉर इस ट्रांजेक्शन, वन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। तो सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। आंसर सी। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट और लॉस ऑफ, मान लो कोई नाम दे दो बिजनेस का या बिजनेसमैन का, मिस्टर एक्स, यहाँ पे दे देंगे फॉर द ईयर इंडेड। अब यहाँ पे सीधा सीधी क्या करो, एक कॉलम बना लो पार्टिकुलर्स का और एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट का। और यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे। उसके बाद ड्राइंग जो रहेगा उसको ऐड करोगे, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाता है। एडिशनल कैपिटल दोबारा जो कैपिटल लगाया बिजनेस में, और फिर उसके बाद ओपनिंग कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा, अगर प्लस में रिजल्ट आता है तो प्रॉफिट, और माइनस में रिजल्ट आएगा तो नेट लॉस। प्लस में आए तो प्रॉफिट और माइनस में आएगा तो नेट लॉस। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स को माइनस करेंगे, लेस एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स में कौन वाला लेस करते हैं, जो एक्सपेंस नेचर का होगा, जैसे डिप्रेसिएशन माइनस कर दोगे, डिप्रेसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, बैड डेट्स माइनस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस हो जाएगा। उसका ऐड क्या करते हैं, तो एडजस्टमेंट का कुछ आइटम हम ऐड कर देते हैं जो इनकम नेचर का होता है, जो इनकम नेचर का होता है, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया, ये आया बिफोर एडजस्टमेंट। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में से ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो यही है, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। तो अब इसका आंसर दे दो, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। प्रॉफिट का निकालने का क्या फार्मूला था, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें ड्राइंग ऐड करेंगे। देखो सी ऑप्शन देखो, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं, तो इसके लिए आप लोग 11th में जाइए और 11th का बैलेंस शीट को याद कीजिए। बैलेंस शीट बनाते थे हम लोग तो लायबिलिटी साइड क्या देते थे, सबसे पहले हम कैपिटल देते थे। ये कौन सा कैपिटल होता था, जो शुरू में दिया होता है, मतलब ओपनिंग कैपिटल मान लो। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर आता तो उसको क्या करते थे, प्लस कर देते थे कैपिटल में। एडिशनल कैपिटल दोबारा अगर कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल में कैपिटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एडिशनल कैपिटल भी ऐड हो जाता था। और ड्राइंग को क्या कर देते थे हम लोग, माइनस कर देते थे। उसके बाद जो आता था वो हमारा क्या होता था, यहाँ पे अमाउंट हम लोग लिख देते थे। यही अमाउंट आपका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। इनमें सारा एडजस्ट करके हमने ये कैपिटल निकाला। तो इससे एक इक्वेशन बना लो, तो क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल हो जाएगा, ये कैपिटल पहले लिए मतलब ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद नेट प्रॉफिट हमने जोड़ा, एडिशनल कैपिटल भी हम लोगों ने ऐड किया था, और ड्राइंग को हमने क्या किया, माइनस किया था। तो ये हम लोग 11 के बैलेंस शीट में जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से बनाते थे तो बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाते थे। अब क्या करना है, हमको निकालना है ये नेट प्रॉफिट। तो देखो कैसे निकलेगा, इक्वेशन को इधर उधर कर दो, क्लोजिंग कैपिटल ले लिए, ड्राइंग यहाँ माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस आएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एडिशनल कैपिटल प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और उसका ओपनिंग कैपिटल भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो आपका क्या बन गया फिर, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का ये फार्मूला हो गया। सिंगल एंट्री, इसी कॉन्सेप्ट पे सिंगल एंट्री सिस्टम में फार्मूला यूज़ करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इस फार्मूले से तुम कुछ भी निकाल सकते हो। तुमको दे देगा, प्रॉफिट भी दिया रहेगा, बाकी सब दिया रहेगा, दे देगा ओपनिंग कैपिटल निकालना, तो निकाल सकते हो।
एक और ध्यान देना, सिंगल एंट्री सिस्टम में कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और यहाँ पे डेट दे दोगे एज ऑन। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग वाला इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे 1 अप्रैल मान लो 2024, तो इससे हमारा ओपनिंग कैपिटल आएगा। और क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग वाला इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जैसे 31 मार्च 2025। तो ये आप लोग देख लेना जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे। हालांकि प्रैक्टिकल तो करना नहीं है हमें, हमारा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी एसेट्स होगा एसेट साइड दिखा देंगे और जितने भी लायबिलिटीज होगा उसको हम लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग टोटल कर लेंगे तो एसेट साइड आपका अधिक आएगा, लायबिलिटी साइड घटेगा। किससे बैलेंस कर देंगे, कैपिटल से बैलेंस कर देंगे। लायबिलिटी साइड घटेगा, किससे बैलेंस कर देंगे, कैपिटल से। और अगर 1 अप्रैल के इन्फॉर्मेशन से बना रहे हो तो हमारा कौन सा कैपिटल आएगा, ओपनिंग कैपिटल। और 31 मार्च 2025 के इन्फॉर्मेशन से बना रहे हो तो कौन सा कैपिटल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम कैपिटल निकाल सकें, और कैपिटल वो ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया सी 2 का। 3 नंबर देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से तुमको करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट क्या है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द टोटल डेटर अकाउंट। रॉन्ग। डेटर अकाउंट बनाकर हम क्रेडिट सेल निकालते हैं। जैसे देख लो, डेटर अकाउंट बना रहे हैं, डेटर अकाउंट या टोटल डेटर अकाउंट दे दो, 4 कॉलम बना दो टी शेप में। तो डेटर अकाउंट बनाएंगे तो डेटर हमारा क्या है, एसेट है ना, करेंट एसेट्स। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट में, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा, बाई बैलेंस सीडी। डेटर से अगर कैश लेते हैं तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाई कैश। डेटर से कैश लेने का जनरल एंट्री क्या होता है, कैश कम्स इन। और डेटर से ले रहा है तो डेटर गिवर हो गया। तो देखो, डेटर का ही लेजर बना रहा है, क्रेडिट में बाई कैश या बाई बैंक दे देंगे जब डेटर से पैसा लेंगे। डिस्काउंट अलाउड भी सेम ही हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड का क्या एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो क्रेडिट में ही हो जाएगा बाई डिस्काउंट अलाउड। बैड डेब्ट्स का भी सेम होता है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स। सेल्स रिटर्न का भी सेम एंट्री होता है, रिटर्न इनवर्ड। और एक है आपका बिल लिखने का, बिल लिखने का एंट्री क्या कर देते हैं हम लोग, बिल रिसीवेबल टू डेटर। यहाँ भी डेटर आपका क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल। अब दोनों साइड बैलेंस कर लोगे। मान लो डेबिट में घट रहा है तो क्रेडिट सेल से बैलेंस हो जाएगा, तो क्रेडिट सेल आपका इधर डेबिट में, और अगर डेबिट में घट रहा है तो क्रेडिट सेल से बैलेंस कर देंगे। तो डेटर अकाउंट बनाकर हम क्या निकालते हैं, क्रेडिट सेल, ना कि क्रेडिट परचेज। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो, सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन हमने चेक कर लिया, फोर्थ वाला ऑप्शन देखना, क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर कैन बी असर्टेन एट द बैलेंसिंग फिगर इन द टोटल क्रेडिटर। रॉन्ग। क्रेडिटर अकाउंट बनाकर हम क्रेडिट परचेज निकालते हैं। क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनेगा, टोटल क्रेडिटर अकाउंट। तो जस्ट डेटर अकाउंट का अपोजिट होगा। टोटल क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है ना, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी, और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट में, सबसे नीचे टू बैलेंस सीडी। अब मान लो क्रेडिटर से परचेज किए तो जनरल एंट्री क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट करते थे ना। तो परचेज हम बाद में करते हैं, पहले क्रेडिटर को पेड करेंगे। तो क्रेडिटर को पेड करेंगे तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर आपका डेबिट में, टू कैश या बैंक दे दो। अगर क्रेडिटर को हम क्या करें, डिस्काउंट दिए हैं तो क्या एंट्री होगा, सॉरी क्रेडिटर से हम डिस्काउंट लिए तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट डेबिट में। परचेज रिटर्न हुआ तो क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। और
और अगर बिल एक्सेप्ट हुआ तो क्या एंट्री करते थे, क्रेडिटर टू बिल पेबल। अब दोनों साइड जोड़ने पर अगर डेबिट में हमारा अमाउंट अधिक आता है, डेबिट में हमारा अमाउंट अधिक आता है तो क्रेडिट में किससे बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाकर हम क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं और डेटर अकाउंट बनाकर क्रेडिट सेल। तो ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी नंबर क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज रिलायबल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो रिलायबल नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल नहीं होता है। ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। बी क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज टू एस्टिमेट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑन अ पार्टिकुलर डेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं ताकि एक पार्टिकुलर डेट पे हम कैपिटल पता कर सके। अगर ओपनिंग निकालना है तो ओपनिंग डेट पे आएगा, क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग डेट पे। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया, सॉरी बी हो गया। आंसर इसका बी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अब 4 आता है। इन अ सिंगल एंट्री टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। देखो टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होगा, डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग दो एस्पेक्ट में दिखाते हैं। जैसे परचेज किए कैश देकर तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपका हो गया डुअल एस्पेक्ट। तो ये तो डबल एंट्री सिस्टम में होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। तो इन अ सिंगल एंट्री टू फोल्ड एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड सो इट इज। इसलिए सिंगल एंट्री को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट भी कहते हैं और ये अनसाइंटिफिक भी होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी कमियां भी है। और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट भी है और साइंटिफिक भी है। इसलिए तो अधिकतर जगह पे कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 5 नंबर है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज कॉल्ड। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो 3 मेथड से करते हैं, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम कह सकते हो 3 टाइप का है। एक है प्योर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। तो प्योर में क्या होता है, केवल पर्सनल अकाउंट ओपन होगा जैसे डेटर और क्रेडिटर। सेकेंड है सिंपल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। इसमें पर्सनल अकाउंट ओपन तो होता ही है, साथ में पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता ही है, साथ में कैश बुक भी बनाए जाते हैं। और एक होता है क्वाशी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। इसमें पर्सनल अकाउंट कैश बुक के साथ कुछ सब्सिडरी बुक भी बनाए जाते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब हमारा आंसर दे दो। बोल रहा है पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों मेंटेन होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट और कैश बुक या कैश अकाउंट क्या, कौन सा आपका कहलाएगा, सिंपल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। सिंपल यानी कि बी आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्योर वाले में सिर्फ क्या था, पर्सनल। प्योर वाले में सिर्फ क्या था, पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। और सिंपल में क्या है, पर्सनल अकाउंट के साथ साथ कैश बुक। और क्वासी में क्या है कि पर्सनल अकाउंट भी होगा, कैश बुक भी मेंटेन होंगे और साथ में कुछ अदर सब्सिडरी बुक भी मेंटेन होता है। सब्सिडरी बुक तो पता ही है ना, 8 तरह के सब्सिडरी बुक होते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, कैश बुक और एक होता है जर्नल प्रॉपर। तो 8 तरह का सब्सिडरी बुक होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 6 नंबर है आपका, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी यूज। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, कंपनी उसको यूज नहीं करती है। कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी होता है, वहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स बनाया जाएगा। तो कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम सोल ट्रेडर यूज कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी यूज कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी है या कंपनी है
उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाने होते हैं, तो वहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। वो लॉ का वायलेशन हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम यहाँ नहीं होता है। तो कैन नॉट बोल रहा है ना, यही होगा। कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करती है। 7, द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकेम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसिप्ट इज नोन एज। क्या बोल रहा है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने किस आधार पे, ड्यू के आधार पर भी और पेमेंट और रिसिप्ट के आधार पर। जैसे देखो 2024-25 है और रेंट मान लो हमारा हर महीने का है 2000 रुपये, रेंट पर मंथ 2000। तो हमारा जो है इस साल का 24-25 का कितना टोटल रेंट पे खर्चा माना जाएगा, 24,000। ये हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ 10 ही महीने का पेमेंट किया है, यानी कि 2000 के हिसाब से 10 महीने का 20,000 ही पेड किया है। और तो इसमें कह सकते हो कि 4000 रुपये आपका क्या हो गया, ड्यू हो गया। तो आपको बताना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में रेंट के रूप में हम कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो कहेंगे 20,000 तो पेड किए, वो तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन पूरे एक साल का कितना रेंट बन रहा है, 24,000। आपने 20,000 पेड किया, 4000 ड्यू है, उससे मतलब नहीं है। आपका इस साल का खर्चा कितना हुआ है, 24,000। तो हम अकाउंट्स बुक में रेंट कितना अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, 24,000। इसको कहते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट या एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग जो भी अकाउंट्स बनाते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनाते हैं। ये अकाउंटिंग का फंडामेंटल एजम्पशन है। इसमें एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस पीरियड में खर्च हुआ उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, चाहे आपने पेड किया हो या बकाया हो। उसी तरह इनकम पे ले लेते हैं कि इनकम को हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड में इनकम अर्न हुआ हो, चाहे आपने रिसीव किया हो या चाहे आपने रिसिप्ट नहीं किया हो। तो एक्रूवल सिस्टम वही कह रहा ना, या तो ड्यू है, पेमेंट, रिसिप्ट, ड्यू, जो भी ड्यू को भी हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, बकाया को क्योंकि इसी साल का है। भले ही इस साल हमने पेड नहीं किया, हम 4000 जो ड्यू है वो अगले साल पेड करेंगे, लेकिन खर्चा इसी साल माना जाएगा। कैश बेसिस में क्या होता है, अगर कैश बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे तो इस साल का खर्च कितना रिकॉर्ड होता है, 20,000, क्योंकि 20,000 ही पेड किए हो। लेकिन हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं एक्रूवल बेसिस, तो आंसर सी हो जाएगा। द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल इक्वेशन। फंडामेंटल इक्वेशन हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, कमर्शियल अकाउंटिंग क्या होता है। कमर्शियल अकाउंटिंग आप सिंगल एंट्री तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारे इसमें इसके डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप एक तो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट होता है, अनसाइंटिफिक होता है। तो बिजनेस में इस तरह के अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करना चाहिए, मेरा भी सलाह है। लेकिन डबल एंट्री आपका क्या हो गया, परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम हो गया। आंसर हो गया बी। तो कमर्शियल अकाउंटिंग जो होता है वो जनरली क्या हो कहलाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम। आंसर बी। 10 का हो, देखोगे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स में दिखाने हैं। तो पर कौन सा डिसएडवांटेज है। पहला देखो, सिंस ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, यानी कि अगर हम फर्नीचर खरीदे हैं 10,000 का, यानी फर्नीचर एक्वायर करने में कितना खर्चा हुआ, 10,000, तो ये कौन सा प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो एसेट्स को हम अगर कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि रिटेन डाउन वैल्यू पे, तो बैलेंस शीट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजीशन। बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल डिसएडवांटेज है। हम लोग एसेट्स को क्या करते हैं, एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं, जिससे बैलेंस, अब कॉस्ट पर एक साल पहले फर्नीचर हम खरीदे थे 10,000 में, और अभी 31 मार्च को बना रहे, एक साल के बाद जब इसको दिखा रहे हैं तो 10,000 पे दिखा रहे हैं।
जबकि इसका मार्केट वैल्यू हो सकता है या तो कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो सही रिफ्लेक्शन बैलेंस शीट नहीं देती है, सही पोजीशन नहीं अगर हम कॉस्ट पे दिखाते हैं, तो ये आपका डिसएडवांटेज ही है। सेकेंड है, ए प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस। बिल्कुल सही, अकाउंटेंट से हमेशा गलती होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन है मान लो 2000, तो ये वेजेस समझकर लोग इसको क्या मान लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये वेजेस खर्चा हो रहा है मशीन की इंस्टॉलेशन पे, मतलब कि ये एक्वायरिंग का खर्चा मान लेते हैं, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन इसको अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लोगे तो आपका फिर वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि रिपेयर पेड ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड मशीनरी, तो सेकेंड हैंड मशीनरी पे आप रिपेयर का खर्चा कर रहे हो मान लो 2000, तो ये भी एक्वायरिंग कॉस्ट है, ये भी किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली रिपेयर आपका या नॉर्मली वेजेज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्लासिफिकेशन करने में दिक्कत होती है, तो ये भी डिसएडवांटेज है, अकाउंटेंट से गलती होता ही है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो फिर गलती नहीं होगा। सी नंबर है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म। जाहिर सी बात है, इससे कॉमन पीपल के लिए पॉसिबल नहीं है। वही लोग अकाउंट समझ पाएंगे या वही लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ पाएंगे जिनको अकाउंट्स का नॉलेज होगा। तो ये भी आपका क्या है, मतलब कि आप बैलेंस शीट देख रहे हो, तो बैलेंस शीट देखने के लिए आपको बैलेंस शीट क्या क्या बैलेंस शीट होता है, डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए ना। तो यार कॉमन पीपल के लिए पॉसिबल नहीं है। अब वही बैलेंस शीट वही अकाउंट समझ सकता है जो पढ़ा हुआ है, जिसके पास नॉलेज हो। सभी तो पढ़े नहीं रहते, सभी तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं रहते, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, मतलब ये भी डिसएडवांटेज हो गया। तो डिसएडवांटेज आपका सभी है। ये ऑप्शन दे दो यहाँ पे, ये ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, ए बी एंड सी, आंसर सी। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम पे। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मेरे तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इस बार नौकरी ले ही लो। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।